हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो म्यूचुअल फंड के अंदर एनएफओ क्या होता है। दोस्तों इस पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर एनएफओ होता क्या है। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो के अंदर ये एनएफओ वाला टॉपिक कवर कर देते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन सी होती है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, और इसको हम कैसे पहचाने कि कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर दोस्तों तीसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक चीज बहुत फेमस है कि काफी लोग कहते हैं कि 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट कीजिए और 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न बनाइए। तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है 500 रुपए पर मंथ से 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न? तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या लोग ऐसे ही फालतू बातें बनाते हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल कि म्यूचुअल फंड के अंदर एनएफओ क्या होता है। तो दोस्तों एनएफओ मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब इसका मीनिंग भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे किसी भी नई कंपनी का शेयर अगर शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करना होता है तब उसका क्या है कि आईपीओ लाया जाता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहला जो ऑफर करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको आईपीओ बोलते हैं। उसी तरह से कोई भी नई म्यूचुअल फंड की स्कीम आती है, मतलब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे कोई भी एसेट मैनेजमेंट एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, सैमको हो, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, उसका जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आती है तब उसका एनएफओ लाया जाता है, मतलब न्यू फंड ऑफर। जैसे शेयर के लिए आईपीओ लाया जाता है, और जैसे आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड एनएफओ 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन तक ओपन रहता है। और जैसे आईपीओ के अंदर क्या है कि प्राइस बैंड होता है, वैसे ही एनएफओ के अंदर एनएवी होती है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, और वो जनरली शुरुआत में 10 रुपए होती है। और बाद में जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम का जो पोर्टफोलियो होता है उसके शेयर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो एनएवी की वैल्यू भी बढ़ती है और धीरे धीरे हमें रिटर्न भी मिलता है। और दोस्तों इसमें इंस्टेंट लिस्टिंग गेन्स जैसा कुछ नहीं होता। जैसे आईपीओ के अंदर इंस्टेंट लिस्टिंग गेन्स मिलता है, वैसा यहां पर कुछ नहीं होता है। इसमें धीरे धीरे करके रिटर्न मिलता है। जैसे पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न मिलता जाता है। तो समझ में आया आपको एनएफओ क्या होता है। जैसे कोई भी नया शेयर लिस्ट करना होता है तो आईपीओ लाया जाता है, म्यूचुअल फंड स्कीम लानी होती है तो एनएफओ लाया जाता है। सिंपल भाषा में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी एनएफओ के बारे में। अगर समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है और इसको हम पहचाने कैसे। तो दोस्तों जनरली अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है। जैसे पहला तो होती है इक्विटी, जिसमें सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब शेयर मार्केट के सारे शेयर लिए जाते हैं। इक्विटी के अंदर क्या होता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है और रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। फिर दूसरी होती है डेप्थ म्यूचुअल फंड स्कीम, मतलब इसके अंदर क्या है कि बॉन्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अंदर फिक्स ब्याज दरों पर हमें रिटर्न मिलता है और इसके अंदर रिस्क बहुत कम होता है, तो इसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और दोस्तों तीसरी आती है हाइब्रिड स्कीम्स, मतलब जिसके अंदर दोनों का मिक्सचर होता है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, डेप्थ मतलब बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या है कि रिटर्न भी अच्छा मिलता रहे और रिस्क भी कम रहे, मतलब बैलेंस रहता है। तो ये 3 टाइप की म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। अब देखिए दोस्तों रिटर्न किस में ज्यादा मिलता है। रिटर्न उसमें ज्यादा मिलेगा जहां पर रिस्क ज्यादा होगा। तो इक्विटी के अंदर रिटर्न ज्यादा मिलता है तो वहां रिस्क भी ज्यादा है। और उसके अंदर भी अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है। जैसे लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो आपको पता ही कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उनके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें रिस्क तो होता ही है पर रिटर्न भी वो ज्यादा बना के देते हैं। तो अब आपको समझ में आया। तो जब भी हमें हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए तब हमें क्या करना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा होते हैं, तो वैसे ही हमें स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए जिसके अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि रिस्क भी रहता है पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। और अगर हमें सेफ रखना है अपना पैसा तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डेप्थ म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब इसके अंदर एक और स्कीम होती है ईएलएसएस। ईएलएसएस जिसके अंदर क्या है कि हमारा टैक्स बचता है, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। मतलब अगर हमने आज पैसे डाले हैं तो 3 साल बाद उस पैसे को हम निकाल पाएंगे, और इसको हम टैक्स सेवर फंड्स भी बोलते हैं। तो ईएलएसएस जो भी स्कीम्स होती है, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, उसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि लार्ज कैप या डेप्थ फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे क्या है कि रिस्क बहुत कम रहे और रिटर्न भी हमें उतना ही कम मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम है जिसके अंदर हमारा टैक्स भी बच जाए और रिटर्न भी हमें काफी अच्छा मिले, मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स हो। तो अभी अपकमिंग और करंटली जो एनएफओ चल रहे हैं उसके अंदर मैंने एक स्कीम देखी थी जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो ईएलएसएस फंड है, वो है सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। और इसके ऊपर काफी सवाल भी आए थे कि इसका रिव्यू किया जाए।
और ये जो NFO है 15 नवंबर को ओपन हो गया है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 16 दिसंबर। तो अभी इस फंड की जानकारी हम लेते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हाई पोटेंशियल मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि रिटर्न भी बहुत बढ़िया मिलेगा और उसके अलावा सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स सेविंग भी हो जाती है 1.5 लाख रुपए इनकम तक। और टैक्स सेवर फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। जनरली टैक्स सेवर फंड्स के अंदर क्या है कि लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न कम मिलता है और रिस्क भी कम होता है। और यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क थोड़ा सा हाई है पर रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिल रहा है। और क्या है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो वॉलेटिलिटी बहुत कम है। और टैक्स सेवर फंड है तो इसके अंदर क्या है कि मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही होंगे जो कि क्या है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस भी रखेंगे। और इसके अंदर एसेट अलोकेशन देखें तो इक्विटी के अंदर मिनिमम 80% और मैक्सिमम 100% तक इन्वेस्टमेंट होगा। इक्विटी में मैंने आपको बताया कि रिस्क हाई होता है, रिटर्न भी हाई मिलता है। और डेब्ट के अंदर ही कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिनिमम 0% से लेकर मैक्सिमम 20% तक। और इसके अंदर बहुत लो और मीडियम रिस्क होता है और इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए तक कर सकते हो। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 इंडेक्स TRI और इसकी जो फंड मैनेजर है वो है निराली भंसाली। तो ये हो गई सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में जानकारी। और भी ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, तो वहां से आपको जानकारी भी मिल जाएगी और आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस NFO के अंदर। अब एक आखिरी सवाल है कि 500 रुपए पर मंथ से 1 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं। तो हम क्या है कि म्यूचुअल फंड सही है कि वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर SIP कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या है कि मंथली अमाउंट भर देते हैं, कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है तो 500 रुपीज मतलब 500 रुपए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं 14%। और देखिए रिटर्न जो है इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% मानते हैं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन हम 20 ईयर्स भर देते हैं मतलब 20 साल। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 20 साल के अंदर 1,20,000 रुपए। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जो बनेगी 6,51,000 रुपए। तो अब आप कहेंगे 1 करोड़ कहां बना 500 रुपए पर मंथ से, तो अब आगे और बताता हूं। अब हम क्या है कि ड्यूरेशन को 30 ईयर्स मतलब 30 साल कर देते हैं, 10 साल और बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 1,80,000 रुपए और अब हमारी जो फ्यूचर वैल्यू निकल कर आई है 27,46,000 रुपए। मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न हो गया आने वाले 10 साल के अंदर। फिर दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे अभी भी 1 करोड़ नहीं बना, तो आगे और बताता हूं। अब दोस्तों ड्यूरेशन क्या कर लीजिए, 40 साल इसका ड्यूरेशन कर लीजिए। तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 40 साल के अंदर 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 रुपए। तो अब फ्यूचर वैल्यू जो निकल कर आती है 1,12,00,000 रुपए। मतलब 500 रुपए पर मंथ के अंदर 40 साल के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% अगर मानते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलेगा 1,12,00,000 रुपए। तो मैं ये नहीं आपको कह रहा हूं कि 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए और 1 करोड़ रुपए बनाइए। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो भी SIP होती है, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको हम जितना लंबा चलाते हैं मतलब जितना लंबा टाइम देते हैं, पेशेंस रखते हैं 10 साल 20 साल 30 साल, तब क्या है कि ज्यादा रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं। बाकी 1 करोड़ बने या ना बने वो अलग चीज होती है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। जितनी लंबी SIP या म्यूचुअल फंड चलता है उतना ज्यादा हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मैंने आपको बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बताया है कि 500 रुपए पर मंथ से 1 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर NFO क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में बताया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिनिमम 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों और भी कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।